हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति की एक्सरसाइज 11.3 पर आज पहुंचे हैं। यहां पर आज आपको पढ़ना है समतल। समतल होता क्या है, पहले तो आपको यह समझना है कि समतल क्या होता है। बच्चों, एक पृष्ठ, जैसे ये आपका एक पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पर अगर कोई दो बिंदु ले लिए जाएं और उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो निश्चित रूप से एक रेखा बनता है। और वो रेखा अगर इसी पृष्ठ पर स्थित है, इसी तल पर स्थित है, तो बस उसको हम समतल कहते हैं। इतनी बात, छोटी सी परिभाषा है, कोई खास बात नहीं है। समतल का मतलब ऐसा है कि एक तल, ऐसे समझो, कहीं समतल लिखा मिलेगा, कहीं तल भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इसको प्लेन कहेंगे। प्लेन का मतलब वो वाला प्लेन नहीं जो एरोप्लेन है, वो वाला प्लेन नहीं। यहां पर प्लेन का मतलब है किसी समतल से, ठीक है, समतल से मतलब है। तो बच्चों, हमें क्या करना है, समतल के समीकरण ज्ञात करने हैं। समतल के विभिन्न समीकरण, कुछ शर्तें दी जाती हैं, उन शर्तों के हिसाब से हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। जैसे अब तक हम पढ़ते रहे थे रेखाओं के समीकरण, ठीक है, आज हम समतल के समीकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों, समतल के समीकरण में सबसे पहला हमें पढ़ना है अवलंब रूप में समतल का समीकरण। क्या पढ़ना है? अवलंब रूप में समतल का समीकरण। देखो, यहां से मेरे ख्याल से ये तो समझाने का कोई बहुत ज्यादा अब मतलब नहीं है, आप समझ रहे हो। एक्सरसाइज जो हमने पहली वाली कराई है उसमें भी आपको त्रिविमीय ज्यामिति तो बता ही रहे हैं ना, त्रिविमीय ज्यामिति ही तो पढ़ रहे हैं आप। तो यहां से देखो, यहां से ऐसे हम यहां एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष इस प्रकार से यहां बना लें कि ये आपका हो गया एक्स अक्ष, इसको हम यहां वाई अक्ष लिख दें और यहां पर इसको हम जेड अक्ष लिख लें, ठीक है। और यहां से देखो, ध्यान दें, यहां से इस एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो लिखा हुआ है, इसमें अगर कोई इस प्रकार से, कोई ऐसे समझो कि आप जिस रूम में बैठे हुए उस रूम के कोने पर आप पहुंचे, कोने को आप ओरिजिन मान लें, मूल बिंदु मान लें, ठीक है। एक अक्ष आपका ये हो गया, एक अक्ष ये हो गया और एक ऊपर की ओर हो गया। तो इस तरीके से हम यहां कह सकते हैं ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के मिलके ये आपका कोई तल यहां पर हमने तीन अक्षों से बना लिया, ठीक है। आप देखो, ध्यान दें, ये आपका हो गया एक कोना जो बताया हमने कि ये कोने पर, और इसमें अगर कोई यहां पर हम इस तरीके से कोई दूसरा, देखो यहां पर एज्यूम करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी सी बातें ऐसी होती है जिनको यहां पर हम 2D में बता नहीं सकते, कुछ आपको सोचना पड़ेगा, आपको अलग से सोचना पड़ेगा। जैसे हम ये लें कि एक कोई कागज ले, कागज कोई मान लें ये ले, ठीक है, और इस कागज को कोने पर लगा दें और कोने से इसकी दूरी अगर निकाल लें, मान लेते हैं, देखो यहां पर एक ये तल हम यहां पर इस प्रकार से बना देते हैं। देखो ध्यान दें, ये आपका कोई एक तल है, ठीक है, और यहां पर मूल बिंदु से इस तल पर हम लंब डाल दें। क्या कर दें? मूल बिंदु से एक तल पर लंब डाल दें। ये मूल बिंदु है और इस तल पर अगर लंब डाल दें, ये मान लेते हैं कि ये आपका एक इस पर लंब हमने डाल दिया, ये वाला, ठीक है, ये हमने एक इस पर लंब डाल दिया और लंब को यहां पर एक एन नाम दे दें, एन, ठीक है। एन इसलिए दे दिया, अपने मन से कुछ भी दे सकते हो, एन इसलिए दे दिया क्योंकि लंब को हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो इसलिए एन यहां लंब दे दिया, ओ एन, इसको हमने ओ एन से प्रदर्शित कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि इस लंब की माप यहां पर डी है। क्या मान लेते हैं? लंब की माप ओ एन बराबर डी है, ठीक है, ओ एन बराबर हमने डी मान लिया। इस समतल पर कोई एक यहां पर बिंदु लें, कोई इस प्रकार से पी बिंदु लें जिसको हम यहां एक्स, वाई, जेड लिख लें। पी बिंदु समतल पर हमने ले लिया। तो देखो ध्यान दें, चूंकि ये लंब है तो ये पी बिंदु इस पर लंबवत हो जाएगा, ये पक्की बात है। देखो यहां से ये इस पर ये लंबवत हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और इस पी बिंदु को अगर ओ बिंदु से मिला दिया जाए, पी बिंदु को ओ बिंदु से मिला दिया जाए, यहां देखो इस प्रकार से पी बिंदु को ओ बिंदु से मिला दें, तो ये आपका देखो ओपी सदिश है, ओपी सदिश, ठीक है। इसको अगर हम आर से लिख लें, कैसे लिख लें? बिंदु पी का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश है, इसको हम आर से प्रदर्शित कर लें, ठीक है। यहां देखो ओ एन है ना, ओ एन ये क्या है? ओ एन आपका ये लंब है, और अगर हम ये कहें कि लंब की इकाई सदिश, लंब जो है उसका इकाई सदिश एन है, क्या है? एन। लंब का इकाई सदिश कितना है? एन कैप, एन कैप से लिख लें इसको। तो यहां पर आपको ये एकदम स्पष्ट समझ में आएगा
कि जो ON है वो ON कितना हो जाएगा, सदिश ON बराबर हो जाएगा DN कैप। कितना हो जाएगा, DN कैप। देखो ये इसका, ये क्या है, परमाण है, ON इसका परमाण है और इकाई सदिश N कैप है, तो D इंटू N कैप इसका इससे सदिश हो जाएगा N बिंदु का। ON बराबर क्या लिखोगे, DN कैप लिखोगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम OP निकालें तो यहां से देख सकते हो OP बराबर हो जाएगा ON प्लस NP। कितना हो जाएगा, ON प्लस NP हो जाएगा। यहां देखिए इसको, देखो ये हमने क्या किया, त्रिभुज रूल से, त्रिभुज के नियम से, ठीक है, सदिशों के त्रिभुज के नियम से, सदिशों के त्रिभुज के नियम से। ठीक है, सदिशों के त्रिभुज का नियम जो होता है वो क्या होता है, देखो ON बराबर OP बराबर ON प्लस NP। ठीक है कि नहीं। तो यहां से आपने देखो इसको लिखा R और R बराबर इसको लिख सकते हैं ON को हम लिख सकते हैं DN कैप। याद रखना है N कैप का मतलब क्या है, ON सदिश का मतलब ये लंबवत सदिश है, लंबवत सदिश का इकाई सदिश है ये। ठीक है, लंब का इकाई सदिश N कैप से हमने यहां प्रदर्शित किया है। तो ON बराबर हो जाएगा DN कैप, यहां लिख दें, प्लस यहां से देखो इसको NP की वैल्यू यहां ज्ञात करेंगे, NP, और इसको अगर इधर ले आए तो NP बराबर कितना हो जाएगा, R माइनस में DN कैप हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। अब देखो, अब आपको यहां से एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है बात कि चूंकि ये P बिंदु इसी समतल पर है, इस अवलंब पर लंबवत है, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ON और लंब है काय पर, NP पर। देखो ध्यान दें, ON और NP आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं। अगर ये लंबवत हैं तो निश्चित रूप से देखो ध्यान दें, दो सदिश परस्पर लंबवत कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ON और NP ये देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहां पर आपको 0 लिखना है, अतः यहां लिख लें ON और ON डॉट लिख दें NP। कितना लिखेंगे, NP। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान दें, ON बराबर देखो कितना आपको लिखना है, ON बराबर ये लिखा है DN कैप लिखना है, डॉट का निशान यहां लगा दो। NP को क्या लिखना है, NP को लिखना है R माइनस DN कैप लिखना है, और बराबर में यहां लिख दें 0। ठीक है, यहां से देखो ध्यान दें, अगर हम बात ये करें कि D तो देखो क्या है, D दूरी है, डिस्टेंस है, तो वो तो 0 हो नहीं सकती। तो वो अगर 0 नहीं हो सकती, इस N का अंदर गुणा कर दें तो यहां लिख सकते हैं R, यहां लिख सकते हैं R डॉट N कैप और माइनस में D, और इसके बाद N कैप इंटू N कैप लिख दें, और बराबर में यहां लिख दें 0। यहां लिख दें चूंकि D जो है वो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अगर यहां ले जाओगे तो यहां देखो 0 में गुणा करके ऐसे भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो यहां से आप देखो ध्यान दें, यहां से हमने ये देखा कि N कैप डॉट N कैप बराबर कितना होता है, आपको पता है N कैप डॉट N कैप बराबर 1 लिखना है। ठीक है, लंबवत इकाई सदिश है, उसका मापांक 1 हो जाएगा, इसलिए आपको यहां से देखो R डॉट N कैप माइनस D और बराबर में 0 लिखना है, या ऐसे लिख सकते हैं R डॉट N कैप बराबर में D लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक समीकरण, समतल का समीकरण है, अवलंब रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, समतल ये देखो क्या है, समतल की लंबवत इकाई सदिश और समतल की मूल बिंदु से दूरी अगर हमें प्रश्न में दी जाती है तो हम अवलंब रूप में समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहां लिख दें अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, अवलंब रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, इतना देखो आपको ये याद रखना है। देखो ये आपका वास्तव में कैसा समीकरण है, सदिश समीकरण है, इसको भी याद रखना है, सदिश समीकरण। यहां पर सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण दोनों समीकरण हमें ज्ञात करना है। सदिश समीकरण जिस रूप में पूछा जाए उसी रूप को आप ज्ञात करेंगे। सदिश समीकरण ये आपका है। ठीक है, सदिश समीकरण ये आपका काहे का है, समतल का सदिश समीकरण। ठीक, इसके बाद देखो ध्यान दें, अगर इस समीकरण को कार्तीय रूप में बदलना हो तो क्या करेंगे, इस सदिश को, अगर इस सदिश समीकरण को कार्तीय रूप में अगर पूछा जाए
तो आप देखो छोटी सी बात आपको समझनी है क्या, ये अगर हम ओपी की बात करें, सदिश ओपी जिसको हमने आर से लिखा है, आर से लिखा है, इसकी स्थित सदिश कितनी हो जाएगी, आपको लिखना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इतनी बात बिल्कुल ठीक है। ये ओपी जो है, ओपी सदिश को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड पी बिंदु के स्थित सदिश हैं, पी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, इसलिए ओपी सदिश को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है, अच्छा भाई ठीक है। इसके बाद देखो अभिलंब, अभिलंब के इकाई सदिश के दिगनपाद, अभिलंब के इकाई सदिश, इकाई सदिश की दिक्कोज्याएं यहां पर ऐसे माने, दिक्कोज्याएं, दिक्कोज्याएं एल कोमा एम व एन हो तो यहां से देखो ध्यान दें, जो लंबवत इकाई सदिश है एन कैप, तो उसको यहां ऐसा लिखा जा सकता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिखा जा सकता है। ठीक है, लंबवत इकाई सदिश को कैसे लिखा जा सकता है, अगर एल एम एन दिक्कोज्याएं हैं लंबवत इकाई सदिश की, लंबवत इकाई सदिश की दिक्कोज्याएं एल एम एन है, तो इसको एन कैप को इकाई सदिश को कैसे लिखा जा सकता है, लंब की इकाई सदिश को लिखा जा सकता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के रूप में लिखा जा सकता है। और ये मान आर और एन कैप के मान अगर यहां रख दिए जाएं तो ये आपका कार्तीय समीकरण बन जाएगा। तब समतल का कार्तीय समीकरण देखो कितना हो जाएगा, समतल का कार्तीय समीकरण हो जाएगा इस तरीके से। आर का मान आपको लिखना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखना है, ये एक्स का मान आर का मान लिखना है, और फिर इसके बाद डॉट एन कैप, और एन कैप को लिखना है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिखना है, और बराबर में यहां डी ज्यों करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अगर इनका दोनों का अदिश गुणा कर दें, है ना, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो आई से आई का गुणा करते हैं, जे से जे का करते हैं, और के का के से गुणा करते हैं। तो यहां से देखो इस प्रकार से इसको लिखेंगे एल इंटू एक्स, है ना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और बराबर में डी। ये आपका समतल का कार्तीय समीकरण है, लंब रूप में समतल का कार्तीय समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी, जहां लंब की दिक्कोज्याएं एल एम एन है और डी समतल की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, बस इस रूप में भी आपको देखो कहीं पूछा जा सकता है कि लंब रूप में समतल का समीकरण बताइए, कार्तीय समीकरण, तो आपको यहां इसको अप्लाई करना है, और अगर सदिश समीकरण पूछा जाए तो इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों और यहां पर एक बात पूछी जा सकती है कि समतल के लंब के, देखो इसको नोट करते रहें भाई, इसको नोट करते रहें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि समतल के लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक बताइए, देखो समतल के लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक अगर आपसे पूछे जाए, देखो इसको हम रफ कर रहे हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। अगर आपसे पूछे जाएं कि लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक बताइए, देखिए अगर लंब की दिक्कोज्याएं एल एम एन पता है हमें, और लंब की माप भी हमें पता हो, देखो यहां लिख दें, यदि लंब की दिक्कोज्याएं, यदि लंब की दिक्कोज्याएं एल कोमा एम कोमा एन ज्ञात हों तथा समतल तथा लंब की माप, ऐसे लिख दे, है ना, तथा लंब की माप डी ज्ञात हो तो लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक, लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट बातें याद रखो। ठीक है, याद रखना है आपको, लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक होते हैं एल इंटू डी, एम इंटू डी और एन इंटू डी, यहां से इसको याद रखना है। ठीक है, अगर हमें किसी लंब की दिक्कोज्याएं ज्ञात हों और मूल बिंदु से लंब की माप पता हो, डी पता हो, तब लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक एल डी कोमा एम डी कोमा एन डी आपको याद रखना है। ठीक है,
लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। ठीक है, इसको नोट करें भाई। इसके बाद देखो और आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लें। इसके बाद देखो और आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब हमें समतल का समीकरण, समतल का ही समीकरण ज्ञात करना है। इस रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करना है कि यदि हमें कोई सदिश, लंब सदिश हमें दिया जाए और इस एक बिंदु को ही दिया जाए, एक बिंदु से जाने वाली, और एक लंब सदिश दिया जाए, तो उस लंब सदिश के अनुदिश, किसी सदिश के अनुलंब ऐसे कह सकते हैं, सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण यहां लिख दें। अब यहां पर देखते हैं एक दिए हुए सदिश, एक दिए, यहां लिख लें, एक दिए सदिश, एक दिए सदिश के अनुलंब, एक दिए सदिश के अनुलंब, अनुलंब तथा दिए बिंदु तथा दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण अब आपको ज्ञात करना है। सदिश समीकरण, ठीक है, सदिश समीकरण देखो क्या होता है। एक दिए हुए सदिश के अनुलंब तथा यहां पर एक देखो कोई सदिश लंबवत सदिश, समतल के लंबवत एक सदिश दिया जाएगा और यहां से एक बिंदु भी दिया जाएगा, उस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है आर डॉट, ध्यान से समझना है, आर माइनस ए और यहां लिख दें डॉट एन बराबर में 0। इसको आप डायरेक्ट याद रखो भाई, ठीक है। फॉर्मूलों को प्रूव करने का यहां बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बस यहां से देखो हमें एक बिंदु कोई ए प्रश्न में दिया जाएगा, दिए गए बिंदु ए लिख सकते हो, ठीक है। एक कोई बिंदु ए दिया जाएगा, इसका हमें स्थित सदिश दिया जाएगा, बिंदु ए का स्थित सदिश हमें दिया जाएगा और ये लंबवत सदिश भी दिया जाएगा, इस एन की वैल्यू भी हमें प्रश्न में दी जाएगी। बस इसमें ए और एन की वैल्यू रखना है, हमें आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, इसका सदिश समीकरण है। अगर इसी समीकरण को हमें कार्तीय रूप में बदलना हो, क्या करना हो, कार्तीय समीकरण में बदलना हो, तो अगर हमें कार्तीय समीकरण में बदलना है तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि आर को हम इस प्रकार से लिख दें, आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दें, ठीक है। बिंदु पी होता था, पी बिंदु के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मानते थे, ओ बिंदु के सापेक्ष बिंदु पी का इस सदिश ओपी से लिखा जाता था और ओपी बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, और ओपी को ही हम आर कहते हैं। याद करिए अभी हमने जो चित्र बनाया था ना उसमें, तो यहां से आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपको याद रखना है। और दिया गया कोई बिंदु ए हमें प्रश्न में ये भी बिंदु दिया जाएगा कि मान लेते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से समतल जा रहा है, तो आपको ये बिंदु दिया जाएगा, इसका इस सदिश लिख लें x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है। और इसके बाद ये लंब सदिश जो है इसके दिगनुपात अगर ABC हो तो इसको इस प्रकार से लिखना है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसको इस प्रकार लिख लें, ठीक है। अब इन तीनों मानों को आप यहां रख लें तो ये कार्तीय समीकरण में बदल जाएगा। आर का मान इस प्रकार से लिख लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख लें, इसको लिख लें आर का मान। फिर माइनस और ए की वैल्यू यहां से लिखेंगे हम x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के लिखेंगे यहां पर इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें यहां देखो ब्रैकेट में बंद करके डॉट का निशान लगा दें, फिर n की वैल्यू लिख दें, n की वैल्यू है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस प्रकार लिख लें और बराबर में 0 लिख लें, ठीक है। तो ये समझो अब आपका कार्तीय समीकरण बदल गया। पहले इसको देखो दोनों को हल कर लें, आई में से हम आई कॉमन लें तो x माइनस x1 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। यहां j और j में से j कॉमन मिल जाएगा तो y माइनस y1 इंटू यहां से देखो j हो जाएगा, ठीक है। यहां से k और यहां से k कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा z, और ये माइनस में यहां से z1 और यहां से हम k लिख लें, ठीक है। अब यहां से हमें डॉट प्रोडक्ट करना है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, बराबर 0 लिख दें। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब आप जानते हो,
आई से आई का केवल गुणा करते हैं, जे का जे से करते हैं, के का के से करते हैं, बाकी सब शून्य हो जाते हैं। तो आपको यहां से इतना मिलेगा, देखो ए ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस यहां से b ब्रैकेट में y माइनस y1 और k का जब k से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा z, यहां लिख दें पहले c है ना, c इंटू में यहां लिख दें z माइनस z1, ठीक है, ये बराबर में 0। ये एक कोई बिंदु से जाने वाले, बिंदु ए से जाने वाले तथा लंब सदिश के दिग अनुपात हमें ज्ञात हो तो उस समतल का समीकरण आपको इस प्रकार से याद रखना है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0, ठीक है। एक कोई x1 y1 z1 बिंदु हमें दिया जा सकता है, ठीक है, और लंब के दिग अनुपात a b c अगर ज्ञात हो तब समतल का समीकरण इस फॉर्मूले से आपको लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, अब इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद देखो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का अब आपको समीकरण याद करना है, 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। देखो ध्यान दें, यहां भी 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल के समीकरण को भी हम दोनों रूपों में ज्ञात करेंगे, सदिश समीकरण के रूप में और कार्तीय समीकरण के रूप में। तो पहले देखो सदिश समीकरण के रूप में यहां पर हम लिख लेते हैं 3 असंरेख, 3 असंरेख बिंदुओं, मान लेते हैं कोई 3 असंरेख बिंदु a, b व c हैं जिनके स्थित सदिश, जिनके स्थित सदिश क्रमशः, जिनके स्थित सदिश क्रमशः a, b व c हैं, ठीक। तब इन 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाले, असंरेख बिंदुओं, तब इन असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण आपको देखो इसको भी डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अगर हमें 3 असंरेख बिंदु दिए जाए, इनके स्थित सदिश ए बी सी ज्ञात हो तो असंरेख तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण याद रखना है r माइनस ए, क्या याद रखना है, r माइनस ए डॉट, यहां से देखिए यहां इसको याद रखिए b माइनस ए और यहां क्रॉस c माइनस ए और बराबर में इसको 0 लिख लें, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। सीधी सीधी आपको बस ए बी सी सदिश हमें प्रश्न में दिए जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं है, यहां से b माइनस ए निकालें, c माइनस ए निकालें, फिर इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ठीक है। यहां से r माइनस ए डॉट करके इसमें फॉर्मूले में सिर्फ मान लिखना है, आपको असंरेख तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद देखो यहां पर अगर इसको हमें सदिश समीकरण को कार्तीय समीकरण में बदलना हो, यहां पर ऐसे मानते हैं कि हमें कोई 3 बिंदु इस प्रकार से दिए जाए, देखो ध्यान दें, कार्तीय समीकरण यहां लिख दें कार्तीय समीकरण, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका सदिश समीकरण, 3 जाने वाले समतल का सदिश समीकरण आप इसको लिख सकते हो, है ना, सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। और ये क्या बताने जा रहे हैं अब, कार्तीय समीकरण। तो यहां पर देखो कार्तीय समीकरण के लिए 3 बिंदु इस प्रकार से दिए जा सकते हैं, बिंदुओं x1 y1 z1, एक बिंदु x1 y1 z1 दिया जा सकता है, बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 व x3 y3 z3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 व x3 y3 z3 से होकर जाने वाले, लेकिन याद रखना है तीनों असंरेख बिंदु हैं ये, है ना, यहां लिख दें असंरेख बिंदु, ऐसे लिख सकते हो असंरेख बिंदु, ठीक, इसको यहां जोड़ लें, असंरेख बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से होकर जाने वाले समतल का
कार्तीय समीकरण। ठीक है, समीकरण कार्तीय ऊपर लिख लिया है, समीकरण। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, समतल का समीकरण होता है, देखो एक सारडेक यहां बनाना है। क्या बनाना है, सारडेक। और इस सारडेक में लिखना है x माइनस x1, यहां लिखना है y माइनस y1, यहां लिखना है z माइनस z1। ठीक है, फिर इसके बाद यहां लिखना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 लिखना है। और यहां लिखना है x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 लिखना है, बराबर 0 लिखना है। ये आपका समतल का समीकरण। अगर 3 असंरेख बिंदु दिए जाएं तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये आपका, ये बिंदु देखो कार्तीय बिंदु दिए जाएंगे तो ये कार्तीय समीकरण हो जाएगा। सदिश समीकरण, सदिश बिंदु दिए जाएं, है ना, बिंदुओं के इससे सदिश दिए जाएं तो ये सदिश समीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण ये होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लें भाई। इसके बाद देखो और आगे की कुछ बातें समझो। ठीक है, चलो देखो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद समतल का समीकरण अंताखंड रूप में ज्ञात करना है। अंताखंड रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, अंताखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, देखो यहां पर आपको समझना है इस प्रकार से कि आपके पास कोई इस प्रकार से, देखो ये हो गया x अक्ष और ये इधर हो गया ये y अक्ष और ये हो गया z अक्ष। ठीक है, तो यहां से हम ये मानते हैं कि x अक्ष पर ये कोई आपका यहां से यहां तक x इकाई दूरी चल के आए तो इस बिंदु को हम कह सकते हैं x, 0, 0। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, यहां से यहां तक अगर ये दूरी a चल के आए तो इसको हम कहेंगे a, 0, 0। ये दूरी b चल के यहां पर पहुंचे तो इसको कहेंगे 0, b, c। और इस बिंदु को यहां से कहेंगे, इसको कहेंगे 0, 0, यहां से देखो क्या है, ये 0 है ना, ये 0 है। यहां से यहां तक की दूरी b है, यहां से यहां तक की दूरी c है तो इसको कहेंगे 0, 0, c। ये आपका मूल बिंदु है। तो अगर इस समतल का समीकरण आपसे पूछा जाए जबकि अक्षों पर x अक्ष पर a और y अक्ष पर b तथा z अक्ष पर c इकाई के अंताखंड काटे जाएं तो आपको यहां लिखना है अंताखंड रूप में, अंताखंड रूप में समतल का समीकरण। अंताखंड रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, अंताखंड रूप में समतल का समीकरण होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 1 होता है। ये अंताखंड रूप में समतल का समीकरण जहां a b c अक्षों पर काटे गए अंताखंड है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि अंताखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, अब थोड़ी महत्वपूर्ण बात है, दो समतल जब प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा। देखो ध्यान दें, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो समतल इस प्रकार से दिए गए हैं। देखो समतल r डॉट, यहां लिख दें समतल r डॉट n1, r डॉट n1 बराबर d1, यहां पर एक समतल हम इसको मानते हैं। ठीक है, एक दूसरा समतल है r डॉट n2, r डॉट n2 और ये बराबर में यहां लिख दें, बराबर में यहां लिख दें d2। ठीक है, तो यहां पर अगर इस रूप में समतल के समीकरण हमें दिए जाए, इस रूप में समतल के समीकरण दिए जाएं तो इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाली समतल का समीकरण, यहां लिख दें दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली, प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, वाले समतल का समीकरण। आपको याद रखना है कि अगर दो समतल दिए जाएं, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण पूछा जाए, समतल का समीकरण, तो आपको क्या करना है, देखो इस प्रकार से याद रखना है, ये पहला समतल है ना r डॉट n1, r डॉट n1 और ये d इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा d1। ठीक है, और यहां से अब प्लस का निशान लगाओ और लैम्डा लिख के यहां इसको दूसरे समतल से जोड़ दो। यहां लिखना है r डॉट n2 माइनस d2 लिख दें और बराबर में 0 लिख दें।
तो ये दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल हो जाएगा। पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0, ऐसे याद रखना। ठीक है, इसको थोड़ा हल करोगे तो इस प्रकार से देखो लिख सकते हो कि यहां से देखो इसका इसमें गुणा कर सकते हो और r यहां से कॉमन मिलेगा। ठीक है, r अगर कॉमन लें तो r कॉमन लेने के बाद हमें यहां से देखो मिल जाएगा n1 और यहां से प्लस n1, यहां से कॉमन, यहां से देखो r कॉमन मिल जाएगा तो यहां लिखना है लैम्डा इंटू n2। क्या लिखना है? लैम्डा इंटू n2 लिखना है। और ये माइनस का जो है d1, देखो ये माइनस का d1 और यहां से माइनस लैम्डा इंटू d2 बराबर 0। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है r डॉट n1 प्लस लैम्डा इंटू n2 बराबर में यहां लिख दें d1 प्लस लैम्डा इंटू d2। दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है। बस याद तो आपको वही बात रखनी है कि दोनों समतलों को लैम्डा से जोड़ना है। पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। अब लैम्डा का इस मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में शर्त दी जाएगी कि ये समतल कहां से जा रहा है, कैसे जा रहा है, लंबवत है, क्या है। तो जो भी शर्त होगी उस शर्त के मुताबिक हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। फिर इस लैम्डा के मान को यहां रख के हम समतल का अभीष्ट समीकरण प्राप्त कर सकेंगे, मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर सदिश समीकरण दिए जाएं, समतलों के सदिश समीकरण दिए जाएं, तब प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण ये हो जाएगा। बाय द वे अगर कार्तीय समीकरण दिए जाएं, देखो कार्तीय समीकरण क्या होते हैं ये भी आपको पता है। देखो कार्तीय समीकरण हमें दिए जाएं, ये मान लेते हैं कार्तीय समीकरण इस प्रकार से है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस d1 है प्लस d1 बराबर 0। एक समतल आपका ये है। दूसरा समतल है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। दूसरा समतल आपका ये है। और दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण। दोनों समतल ये दिए जाएं, दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। काम वही करना है, पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0, ऐसा लिखना है। तो आपको यहां लिखना है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, इस पहले समतल को लिखें, फिर प्लस का निशान लगाओ और लैम्डा लिखें और इसके बाद दूसरा समतल लिख दें a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 और बराबर में 0। ये देखो दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कार्तीय समीकरण दिए जाएं तो अभी देखो पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0 लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें एक बार। फिर इसके बाद देखो तो यहां दो रेखाओं के सहतली होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के सहतली होने का प्रतिबंध, सहतली होने का प्रतिबंध। तो दो रेखाएं सहतली कब होती हैं? देखो ध्यान दें, अगर हम ये मान लेते हैं कि रेखा हमें इस प्रकार से दी जाए सदिश समीकरण के रूप में, यहां r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, एक रेखा हमें इस प्रकार से दी जाए, ये रेखा नंबर 1 है। और एक रेखा इस प्रकार से है कि r बराबर a2 प्लस म्यू b2, इस प्रकार से ये दूसरी रेखा है। और इन दोनों रेखाओं को अगर हमें सहतली प्रूव करना है तो क्या करना होगा? देखो ध्यान दें, सहतली होने के लिए, सहतली होने के लिए क्या देखो हमें दिखाना होगा? हमें यह दिखाना होगा कि a2 माइनस a1 मतलब यहां से देखो ये a बिंदु से a1 बिंदु से जाने वाली रेखा है और सदिश b के समांतर रेखा का समीकरण होता है ना। तो यहां से हमें ये बिंदु और यहां से है ये a2 बिंदु से जाने वाली रेखा, तो a2 बिंदु में से a1 बिंदु के इस सदिश को घटाना है। a2 माइनस a1 यहां लिखना है, a2 माइनस a1 और फिर डॉट, और यहां से देखो b1 क्रॉस b2 लिख दें, b1 क्रॉस b2
और ये बराबर 0 अगर आता है, यहां से हमें b1 क्रॉस b2, इनका यहां से हमें b1 क्रॉस b2 का मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है सारणिक बना के, और फिर इसमें दोनों का अदिश गुणनफल करने के बाद यदि 0 आता है तो लिख देंगे कि ये दोनों रेखाएं सहतलीय हैं। ठीक है, एक ही तल पर दोनों रेखाएं हैं। यहां पर ये अगर सदिश समीकरण दिए जाएं तब दोनों रेखाओं को सहतलीय प्रूव करने के लिए ऐसा करना है। देखो अगर हमें रेखाएं कार्तीय रूप में दी जाएं, देखो यहां लिख दें कार्तीय रूप में रेखाएं दी जाएं, कार्तीय रूप में देखो ध्यान दें, अगर रेखाएं कार्तीय रूप में हो तो ऐसी हो सकती हैं कि x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर में y माइनस y1 अपॉन b1 और बराबर में z माइनस z1 अपॉन c1। बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली जिसकी दिक को जाए a1 a2 और a1 b1 c1 है, तो ऐसी रेखा को का कार्तीय रूप होता है x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 होता है। तथा यहां से दूसरी रेखा इस प्रकार लिख लें कि x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर में y माइनस y2 अपॉन b2 और बराबर में z माइनस z2 अपॉन में c2। ये रेखा x2 y2 z2 बिंदु से जाती है और इसके दिग अनुपात a2 b2 c2 है। तो इन दोनों रेखाओं को हमें सहतली प्रूव करना है। मान लेते हैं ये रेखा L1 है, ये वाली रेखा L2 है। तो इन दोनों रेखाओं को अगर सहतली सिद्ध करना है तो इसके सिद्ध करने के लिए एक देखो हमें सारणिक बनाना पड़ता है, और सारणिक के मान को अगर 0 के बराबर यहां प्रूफ हो जाता है तो लिख देते हैं कि ये दोनों रेखाएं सहतली। सारणिक में देखो सारणिक को क्या लिखते हैं, यहां पर आपको इस प्रकार लिखना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और यहां से z2 माइनस z1। ठीक है, यहां लिखना है a1 b1 c1 और यहां पर आपको लिखना है a2 b2 c2। ठीक है, पहली रो में लिखना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 लिखना है, और दूसरी वाली रो में a1 b1 c1 मतलब इस वाली रेखा के दिगनुपात लिखना है, और ये दूसरी वाली रेखा के दिगनुपात इस तीसरी वाली रो में लिखना है। बस इस सारणिक को हल करोगे, यदि पूरा 0 आता है तो हम लिख देते हैं ये दोनों रेखाएं आपकी सहतली हैं। ठीक है, 0 अगर आता है तो दोनों रेखाएं सहतली हैं। दोनों रेखाओं के सहतली होने का प्रतिबंध, दोनों रेखाओं के सहतली होने का प्रतिबंध, सहतली होने का प्रतिबंध। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सीखा कि दोनों रेखाएं सहतली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। कार्तीय समीकरण सदिश समीकरण दिए जाएं तो ये शर्त लगानी है, कार्तीय समीकरण दिए जाएं तो ये शर्त लगानी। ठीक है, तो इसके बाद देखो एक टॉपिक और कंप्लीट करना है, एक टॉपिक केवल कंप्लीट करना है, इसको देखो रब कर देते हैं, और एक टॉपिक और कंप्लीट करना है जिसमें आपको ये देखना है कि दिए गए समतल की दिए गए बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि आपको पास एक समतल कोई ये है, यहां पर एक दिया गया कोई समतल है इस प्रकार से कि r डॉट n बराबर यहां पर लिख लेते हैं d। ठीक है, ये आपका कोई एक समतल है, और इस समतल इसकी बिंदु a, मान लेते हैं ये a कोई बिंदु है जिसका इससे सदिश a लिखा है। ठीक है, इससे दूरी आपसे पूछी जाए। ठीक है, समतल इसकी बिंदु a से दूरी आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है a डॉट n माइनस में d और अपॉन में यहां लिखना है मॉड n। ठीक है, इस प्रकार से देखो इस बिंदु से इस समतल की दूरी ज्ञात की जा सकती है। बाय द वे अगर ऐसा पूछता है कि समतल की मूल बिंदु से दूरी बताइए तो a का मान 0 आपको यहां लिखना पड़ेगा, है ना। यहां पर ऐसा भी आप लिख सकते हो कि इस समतल की मूल बिंदु से दूरी, अभी तो a बिंदु से दूरी पूछी गई थी, अब a बराबर मूल बिंदु हो गया, मतलब उसको a की जगह पे 0 लिखना है। इस समतल की मूल बिंदु से दूरी अगर आपसे पूछी जाए तब आपको याद करना है, देखो ध्यान दें a का मान 0 रखते पूरा 0 हो जाएगा, और ये d यहां क्या लिखना है d बटे n, यहां पर इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, यहां चूंकि ये दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, ये माइनस चिन्ह है ना, इसको हम छोड़ देंगे बिल्कुल। यहां से इस तरीके से d बटे और मॉड n, यहां से मॉड n का भाग करेंगे। ठीक है, लंबवत
सदिश है उसका मापांक से भाग कर देंगे, और d मतलब समतल की मूल बिंदु से दूरी हमें प्रश्न में दी जाएगी। तो इस तरीके से इस समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये लंब की माप और ये आपका लंबवत जो सदिश है उसका मापांक से भाग करना है, तो समतल की मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो बस इतनी बातें हमें इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से कंप्लीट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 11.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है समतल के अवलंब और दिक् कोसाइन, समतल के अवलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से समतल की दूरी आपसे पूछी गई है। यहां देखो 4 प्रश्न इसके हैं, पहला प्रश्न है और इसके 4 भाग हैं। देखो पहला भाग लिखा है, इसमें लिखा है z बराबर 2। क्या लिखा है? z। समतल का समीकरण है z बराबर 2, इसकी हमें दिक् कोसाइन बतानी है और समतल की मूल बिंदु से दूरी बतानी है, 2 चीज करनी है। देखो बच्चों अभी याद करो, थोड़ी देर पहले हमने समतल को लंब रूप में इस प्रकार से लिखा था कि LX प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 बराबर में D है ना, D। तो यहां से LMN इस समतल की लंब की दिक् को जाए हैं और यहां से ये D जो है वो समतल की मूल बिंदु से दूरी है। तो हमें क्या करना है, यहां पर इसको लंब रूप में बदल देना है। क्या करना है, इस समतल को लंब रूप में बदल देना है। और लंब रूप में बदलने का मतलब देखो पहले तो हम इसको इस प्रकार से लिख लें, 0x प्लस 0y प्लस यहां 1z है और बराबर में 2। बात तो वही है, देखो जो ये लिखा है वही ये लिखा है। अब हमें इसको अगर लंब रूप में बदलना है तो क्या करते हैं, अंडर रूट x का जो गुणांक है वो उसका स्क्वायर करना है, y का गुणांक है इसका स्क्वायर करना है, z का गुणांक है इसका स्क्वायर करना है। तो अब यहां पर हमें देखो 1 मिलेगा, ये तो 0 है, ये 0 है, 1 का स्क्वायर 1 और इसका वर्गमूल भी 1 होता है। दोनों पक्षों में हमें भाग करना है, दोनों पक्षों में भाग करना है। तो भाई हम भाग जब करेंगे तो भाग करने से मेरे ख्याल से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1 का भाग तो किसी में कर दो, एक ही बात आती है। तो यहां से ये समतल इस प्रकार से हो जाएगा 0x बटे 1 प्लस 0y बटे 1 और बराबर यहां पर प्लस का निशान लगाएं और यहां से z लिखा है z बटे में 1 और बराबर 1 बटे 1। बताओ कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ये बात है कि ये आपका समतल लंब रूप में बदल गया। यहां से अगर हम इसको ऐसे तुलना कर दें, LX प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर D से इसकी अगर हम तुलना कर दें, तुलना करने से हमें देखो यहां से L की वैल्यू मिल जाएगी 0 है ना, M की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी तथा N की वैल्यू यहां से हमें N की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, N की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, यहां देखो Z का गुणांक 1 ही तो है, तो N की वैल्यू 1 मिल जाएगी और समतल की मूल बिंदु से दूरी भी 1 मिलेगी। ठीक है, तो इसकी आप लिख सकते हो दिक् कोज्याएं कितनी है, देखो दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं बराबर आपको लिखनी है 0 0 1 और इसकी समतल की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से समतल की दूरी, मूल बिंदु से समतल की दूरी कितनी लिखनी है, 1। इतनी बात है, हर एक प्रश्न में ऐसा ही करना है। हालांकि यहां पर तो ये हमने 0 0 लिखा है, लेकिन हर प्रश्न में ऐसा नहीं है। यहां पर जैसे हम ये कहते हैं, एक सवाल और बता देते हैं आपको, देखो इसका एक प्रश्न और बता देते हैं हम आपको, इसको पहले रफ ही कर देते हैं पूरा है ना, इसको रफ कर लेते हैं। एक प्रश्न और देखो, यहां से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, चारों बिल्कुल एकदम सिमिलर वाले हैं, कहते हैं कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक और हम आपको बता दें, मान लो C प्रश्न बता दें। ठीक है, C इसका भाग है। इस प्रकार यहां पर समतल का समीकरण लिखा है, समतल का समीकरण देखो, समतल का समीकरण ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस में है z और बराबर में इधर है 5। ठीक है, इसको लंब रूप में पहले बदलना है, फिर लंब की दिक् कोज्याएं हमें ज्ञात करनी है और समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो लंब रूप में बदलने का मतलब हमने अभी बताया आपको, क्या करना है, x का जो गुणांक है इसका स्क्वायर कर दें, y का जो गुणांक है इसका भी स्क्वायर करना है, यहां z का गुणांक है -1 इसका भी स्क्वायर करना है, सबको स्क्वायर करके प्लस कर दें और अंडर रूट लें। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसका दोनों पक्षों में भाग कर दें। यहां से क्या करना है, देखो अंडर रूट, यहां 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, ठीक, 3 का स्क्वायर 9 लिखना है, -1 का स्क्वायर +1 लिखना है। तो इस प्रकार से 9 4 13 और 1 14, यहां से अंडर रूट 14 देखो इसकी वैल्यू हो गई है ना, अंडर रूट 14।
अब क्या करना है, √14 से प्रत्येक पद में भाग करोगे तो ये लंब रूप में आपका समतल बदल जाएगा। 2x बटे में यहां लिख दें √14 प्लस 3y, इसमें भी √14 से भाग कर दें, माइनस यहां z बटे में भी आप √14 लिख दें और बराबर में यहां 5 है, इसमें भी बटे में √14 लिख दें। ठीक है, तो अब ये हमारा लंब रूप में बदल गया। कौन से रूप में? लंब रूप का मतलब LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D से हमें इसकी तुलना करनी है। ठीक है, इस रूप में लंब रूप में ये बदल गया। तो तुलना करने से L की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 बटे √14, M की वैल्यू 3 बटे √14 तथा N की वैल्यू माइनस में 1 बटे √14 मिलेगी तथा लंब की माप जो है मूल बिंदु से समतल की दूरी है वो D मिल जाएगी। कितनी? देखो D बराबर 5 बटे में √14 इस प्रकार। ठीक है, 5 बटे √14। तो बस यही हमसे सब कुछ पूछा गया था कि इसकी दिक्कुजाएं बताइए, तो आपको यहां लिखना है दिक्कुजाएं। दिक्कुजाएं क्या लिखना है? 2 बटे √14, 3 बटे √14 तथा माइनस 1 बटे √14 इसकी दिक्कुजाएं हैं और समतल की मूल बिंदु से दूरी D बराबर 5 बटे √14 लिखनी। ठीक है, ये आपका देखो आंसर है। ठीक है, तो चलो ये आपका देखो, जैसे हमने बताया कि पहला प्रश्न बताया, C बता दिया, 2 आप खुद कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, इसमें लिखा है समतल का सदिश समीकरण बताना है। बिल्कुल ठीक, बताएंगे भाई। लिखा है जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है, मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर समतल है, इसका मतलब मूल बिंदु से समतल की दूरी D कहलाती है। 7 मात्रक प्रश्न में हमें दी गई है। ठीक है, और यहां पर हमें और एक बात दी गई है कि एक अभिलंब दिया गया है, अभिलंब सदिश यहां पर दिया गया है, अभिलंब सदिश। अभिलंब सदिश का मतलब तो आप जानते हो, इसको काय से लिखते हैं? N से लिखते हैं, है ना, N से लिखते हैं। तो ये अभिलंब सदिश बराबर हमें दिया गया है, ये दिया गया है 3i, कितना है? 3i प्लस में यहां लिख दें 5j और माइनस में 6k लिखना है। ठीक है, अब इसका इकाई सदिश निकालो, कितना होगा? यहां लिखना है लंब सदिश का इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश का मतलब जानते हो कैसे लिखते हो? n कैप से लिखते हो। तो यहां पर सदिश और सदिश के मापांक से भाग करना है, सदिश ये है और इसके मॉड से हमें भाग करना है, तो बस इकाई सदिश हमें मिल जाएगा। यहां से देखो है ये 3i प्लस 5j माइनस में 6k लिखोगे और यहां इसके मॉड से भाग करना है। मॉड का मतलब तो जानते हो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 लिखना है। तो यहां से देखो 3i प्लस 5j माइनस में 6k लिखना है और बटे में यहां से देखिए अंडर रूट, इसको देखो हल कर लो भाई, कितना हो जाएगा? 6 5 11 और 11 में 9 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 2 हासिल में 5 और 2 7, मतलब √70 हो गया। ठीक है, √70 मतलब इसका वर्गमूल आएगा, नहीं तो ज्यों का त्यों ऐसे ही बना रहने दें। n कैप की वैल्यू देखो ये हो गई। अब देखो अभीष्ट समतल का समीकरण जो हमसे पूछा गया है, अभीष्ट समतल का समीकरण। ठीक है, जिस समतल का समीकरण पूछा गया है वो क्या है? r.n कैप बराबर में यहां क्या लिख दें? D। यही तो अवलंब रूप में समतल का समीकरण है। तो यहां से देखो r.n कैप और n कैप को आपको लिखना है 3i प्लस 5j माइनस 6k लिखें और अपॉन में √70 लिख दें। ठीक है कि नहीं, और बराबर में D, और जबकि D की माप सवाल में 7 दी गई है, यहां 7 लिख। ठीक है, बस 7 को अगर चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दें और अदरवाइज जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने, कोई समस्या वाली बात नहीं। समतल का ये समीकरण है। ठीक है, देखो बच्चों इसके बाद देखो एक बात और बता दें कि अगर यहां पर जो प्रश्न ऐसे आते हैं जो दोनों समतलों के प्रतिच्छेद कोण से संबंधित हैं, दोनों समतलों के प्रतिच्छेद कोण संबंधी प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से इस वर्ष के लिए निकाल दिए गए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिनमें कि दोनों समतल आपस में प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिच्छेद कोण आपसे पूछा जाता है, तो वो प्रश्न अब आपको इस वर्ष के लिए नहीं करना है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो आपका
कोविड-19 के कारण आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ है वो इस वर्ष प्रतिच्छेद कोण भी उसी में समझो शामिल हो गया है, मतलब प्रतिच्छेद कोण आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। ठीक है, इस वर्ष नहीं पढ़ना है आपको। तो इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है, लिखा है निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण बनाइए। देखो सदिश समीकरण दिया गया है, कार्तीय समीकरण में बदलना है, बिल्कुल एकदम आसान बात है। चलो यहां से इसको रब कर लें और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न देखो क्या कहता है कि समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। देखो ये पहला इसका भाग है, इसमें 4 प्रश्न दिए गए, एक हम कर देते हैं, बाकी सब कर सकते हो, बड़े आसान से प्रश्न है। देखो r डॉट यहां लिखा है i प्लस जे माइनस में k, यहां पर i प्लस जे माइनस k और बराबर में 2 लिखा है। ठीक है, ये तो सदिश समीकरण है। इसको अगर हमें कार्तीय समीकरण में बदलना है तो आपको r का मान इस प्रकार से लिखना होता है, xi प्लस बाई जे प्लस जेड के लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको r की वैल्यू लिखनी है, मतलब बिंदु P की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश है जिसको हम r लिखते हैं, उस r को हम ऐसे लिखेंगे xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, जबकि P बिंदु जो है, P बिंदु का x बाई जेड उसके कोऑर्डिनेट है, तब उसका स्थित सदिश xi प्लस बाई जे प्लस जेड के से निरूपित होता है। तो आपको दुनिया की बातें याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है कि r को आपको क्या लिखना है, xi प्लस बाई जे प्लस जेड के रखना है। बस r का मान यहां लिखते ही ये आपका कार्तीय समीकरण बन जाएगा। r की जगह पर आपको लिखना है xi प्लस बाई जे प्लस जेड के लिख दें और डॉट यहां से देखो i प्लस जे माइनस के आपका ज्यों का त्यों और बराबर में 2। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट करना आप बहुत अच्छे से जानते हो। i से i क्या करते हैं, j से j का गुणा करते हैं और k से k का गुणा करते हैं। तो i से i का गुणा करोगे तो यहां x लिखोगे, j से j का गुणा करना है तो यहां प्लस बाई लिखना है, और k से जब k का गुणा करोगे तो माइनस का z मिल जाएगा और बराबर में 2 लिख दें। ये आपका देखो कार्तीय समीकरण हो गया है ना, कार्तीय समीकरण। बस इतना ही हर प्रश्न में करना है आपको। जो भी 4 भाग इसके प्रश्न के दिए गए उसमें r की वैल्यू हमें xi प्लस बाई जे प्लस जेड के लिखना है, बाकी अदिश गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न क्या है, लिखा है निम्नलिखित में स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब की पाद बिंदु के निर्देशांक देखो हमसे पूछे गए हैं। क्या कराया गया है, पाद बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, बताओ भाई क्या करना है। हमने बताया था कि पाद बिंदु के निर्देशांक लंब के दिग कोज्याएं पता हो, LMN पता हो और लंब की माप पता हो। तो हमने आपको बताया था कि LD, MD और ND ये लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक होते हैं, जहां लंब की दिग कोज्याएं LMN है और लंब की माप D है, यही तो बताया था। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4 और इसमें लिखा है समतल का समीकरण। देखो क्या है, समतल लिखा है आपका इस प्रकार से 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z लिखा है माइनस का 12 बराबर में 0। ये आपका कोई समतल है। ठीक है, और इस समतल, ये कोई समतल है और इस समतल में आपसे क्या कह रहा है कि लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो हमें क्या करना है, इस समतल को लंब रूप में पहले बदलना है। देखो ध्यान दें, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर यहां से ऐसा इसको लिख दें कि 12x प्लस में 3y प्लस में 4z और ये बराबर में हम यहां 12 लिख दें। ठीक है, बराबर क्या लिख दें, 12। अब हमें प्रत्येक पद में, ये आपका 2x है ना, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर में 12। अब यहां प्रत्येक पद में यहां लिख दें 2 का स्क्वायर और यहां 3 का स्क्वायर और यहां लिख दें 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो देखो कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, 3 का स्क्वायर 9 लिखना है, 4 का स्क्वायर 16 लिखना है। ठीक है, अब इसको हल करोगे कितनी देखो वैल्यू आएगी, देखो ध्यान दें, 6 4 10 और 9 19 लिख लें और 1 और 1 2, अंडर रूट 29 है ना, अंडर रूट 29 इसकी वैल्यू आई। तो दोनों पक्षों में अंडर रूट 29 से भाग कर दें तो ये आपका समतल लंब रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 29 से दोनों पक्षों में भाग कर दें
दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक है। यहां पर अगर हम दोनों पक्षों में भाग कर दें तो 2/√29 x, यहां से भी देखो 3/√29 y, और ये 4/√29 यहां z, और बराबर में 12/√29 यहां लिख लें, ठीक है कि नहीं। तो ये रेखा हमारी, ये समतल जो है हमारा लंब रूप में बदल गया, मतलब ये इस रूप में देखो LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D, इस फॉर्म में आपका ये बदल गया, ठीक है। L बराबर देखो यहां से अगर इसकी तुलना कर दी जाए तो तुलना करने पर हमें यहां से L की वैल्यू मिल जाएगी 2/√29, M की वैल्यू 3/√29 और N की वैल्यू 4/√29 मिलेगी, जबकि D की वैल्यू 12/√29 आपको लिखनी, ठीक है। तो L M N की वैल्यू हमें पता हो गई, D की वैल्यू हमें पता हो गई। अब लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक बता दो कितने होते हैं। आपको यहां लिखना है लंब के पाद बिंदु क्या होते हैं, LD, MD और ND, ये आपके लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक है। तो L की वैल्यू आपको लिखना है 2/√29 और यहां D से मल्टीप्लाई करना है 12/√29 से, यहां से देखो गुणा करना है, कॉमा लगा दो। M की वैल्यू 3/√29 लिखना है, D की वैल्यू 12/√29 लिखना है, कॉमा लगाओ। N की वैल्यू लिखनी है देखो 4/√29, यहां लिख दें 4/√29 इंटू में D, और D का मान 12/√29 लिखना है। बस ये आपके लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक हो गए। इसको हल करना है, केवल 12 का 2 में गुणा 24/√29 का √29 में गुणा पूरा 29 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर 36/29 लिखना है और यहां पर 12 चौको 48/29 लिखना है। ये देखो लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। नोट कर लो भाई इसको, लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक। फिर इसके बाद देखो आगे